हाय ऑल, वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा GSTR1, GSTR2A, GSTR3B। उसके अलावा हमने समझा एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44, हमने समझा फाइनल रिटर्न, है ना। और हमने देखा कि अगर हम लोग रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो लेट फाइलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। तो अब हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को कौन से रिटर्न्स फाइल करने होते हैं? सो फ्रेंड्स, CMP08, GSTR4, GSTR9A। फ्रेंड्स, ये जो GSTR9A है, दिस इज annual return for composition tax payer या composite dealer। ये जो CMP08 है, इसमें क्या डिटेल्स देनी होती है फ्रेंड्स? ये रिटर्न फाइल करना होता है क्वार्टरली, और इसमें जो कंपोजिट सप्लायर है उसको डिटेल्स देनी होती है आउटवर्ड सप्लाई की, जिससे क्या पता पड़ेगा कि उसको टैक्स कितना पे करना है, और इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो सीएमपी में केवल दो डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज, जिससे क्या पता पड़ेगा कि उसका पूरे क्वार्टर का टैक्स कितना बनता है। क्वार्टरली फाइल करना है CMP08, इसका मतलब अप्रैल में जून, ये हुआ एक क्वार्टर, ये हुए 3 मंथ्स। तो अप्रैल में जून का CMP08 फाइल करना है ऑन और बिफोर 18th ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर का CMP08 फाइल करना होता है ऑन और बिफोर 18th ऑफ कौन से महीने? जुलाई अगस्त सितंबर, तो 18th ऑफ अक्टूबर। मतलब क्वार्टर खत्म होते ही उसके नेक्स्ट मंथ की 18th डेट से पहले CMP08 फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपोजिट टैक्स पेयर को हर 3 महीने मतलब हर क्वार्टरली फाइल करना होता है CMP08। कब तक फाइल करना होता है? on or before 18th of the month succeeding the quarter। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? ये था CMP08। GSTR9A है, वो एनुअल रिटर्न है, उसको कब तक फाइल करना है? 31st दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, GSTR4 को कब तक फाइल करना है? तो फ्रेंड्स, जो GSTR4 है उसको फाइल करना है ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब GSTR4 भी साल में हम लोग एक ही बार भरेंगे, और GSTR9A जो कि हमारा एनुअल रिटर्न है वो भी हम लोग साल में एक ही बार भरते हैं। तो फ्रेंड्स, 4 और 9A का डिफरेंस क्या? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसा हुआ करता था कि GSTR4 वाज अ क्वार्टरली रिटर्न और CMP08 जैसा कुछ नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जो कंपोजिट डीलर्स हैं उनको क्वार्टरली CMP08 भरना रहेगा, और जो GSTR4 है उसको ईयरली फिल करना रहेगा। तो करंटली क्वार्टरली हम लोग फाइल करते हैं CMP08 और ईयरली हम लोग फाइल करते हैं GSTR4। उसके अलावा जो एनुअल रिटर्न कंपोजिशन सप्लायर को फाइल करना होता है वो है GSTR9A। अब बोल रहे हैं कि GSTR4 भी पूरे साल के एंड के बाद आपको फाइल करना है ना, साल खत्म होने के बाद फाइल करना है। 9A भी पूरा साल खत्म होने के बाद फाइल करना है। तो दोनों अलग अलग क्यों?
ठीक है, तो फ्रेंड्स दोनों में मांगी गई डिटेल्स अलग अलग है। आप CMP 08 में देख रहे हैं कि जो भी हम लोग डिटेल दे रहे हैं वो समराइज डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन किसकी? क्वार्टर की। GSTR 9 में आप जो भी डिटेल्स देंगे वो समराइज डिटेल देंगे, लेकिन किसकी? पूरे साल की। अब इनवॉइस वाइज डिटेल्स भी तो चाहिए, तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स मांगी गई है GSTR 4 में। अब फ्रेंड्स जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, जो कॉम्पोजिट डीलर है, वो किसी से आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, वो जस्ट अपने टर्नओवर का कुछ परसेंटेज, स्पेसिफाइड परसेंटेज गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो उस केस में जो वो आउटवर्ड सप्लाई करता है, उस केस में इनवॉइस वाइज डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे जिसने गुड्स खरीदे, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से जिसने गुड्स खरीदे, उनको कोई टैक्स क्रेडिट मिलेगी नहीं। क्लियर? ये जो परचेज करेगा, जो इनवर्ड सप्लाई लेगा कॉम्पोजिशन डीलर, उसकी भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जो आपने परचेज किया, जो आपका इनवर्ड सप्लाई है, उस इनवर्ड सप्लाई का डिटेल कैसा चाहिए? इनवॉइस वाइज चाहिए कि आपने रजिस्टर्ड से कितना खरीदा और अनरजिस्टर्ड से कितना खरीदा। क्लियर है फ्रेंड्स? और ऐसी कई सारी डिटेल्स GSTR 9 एनुअल रिटर्न में मांगी गई है जो GSTR 4 में नहीं मांगी गई है। ठीक है, तो 4 और 9A में फर्क केवल इतना है कि कुछ डिटेल्स 4 में है जो 9A में नहीं है, कुछ डिटेल्स 9A में है जो 4 में नहीं मांगी गई है। क्लियर? तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं GSTR 4 का फॉर्मेट। सो दिस इज फॉर्म GSTR 4, रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर of a registered person who has opted for composition levy or availing the benefit of notification number 2 2019। अगर आप composition scheme के लिए opt करते हैं या फिर you are taking benefit of notification number 2 2019, वो क्या है? You are a service provider with a turnover of less than 50 lakhs और आपको गवर्नमेंट को आपके टर्नओवर का 6% टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स? आप नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 ऑप्ट कर सकते हैं। सो कॉम्पोजिशन स्कीम बेसिकली किसके लिए होती है? सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए। और नोटिफिकेशन नंबर 2 किसके लिए है? फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस। तो आइए देखते हैं GSTR 4 में हमको कौन सी डिटेल्स फाइल करनी होती है। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स, GSTN, योर नेम एटसेट्रा। उसके बाद है इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग द सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज। तो जितने भी आपके इनवर्ड सप्लाईज है ना, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले इनवर्ड सप्लाईज, अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो भी आपने परचेज किया है वो, अगर कोई आपने सर्विस इंपोर्ट की है तो वो, इन सभी की डिटेल्स आपको GSTR 4 में देनी होती है। कैसे देनी होती है? इनवॉइस वाइज देनी होती है। इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा, IGST कितना, CGST कितना, SGST कितना, है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स कैसे देनी होती है फ्रेंड्स? इनवॉइस वाइज देनी होती है GSTR 4 में। उसके बाद आता है समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी एज पर फॉर्म GST CMP 08। फ्रेंड्स, अब GST CMP 08 क्वार्टरली फाइल करते हो इफ यू आर अ कॉम्पोजिशन डीलर। तो GST CMP 08 में आपने जो भी डिटेल्स फाइल की होगी वो इस टेबल में ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है ना ऑटो, इसका मतलब GST CMP 08 से ये सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पे आ जाएगी। टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला है? रेट वाइज डिटेल्स डालनी है। किसकी? सप्लाई की, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई हो या इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज हो, उसका यहां पे डालना है। ये कौन सा टाइप ऑफ सप्लाई है, उसका रेट ऑफ टैक्स कितना है और किस वैल्यू का सप्लाई है, जिससे यहां पे ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। फिर आता है TDS TCS। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि जो TDS अगर आपका कोई काटता है तो उस TDS जो आपका कटा उसकी क्रेडिट आपको मिलती है सीधा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। आपके क्रेडिट लेजर में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्रेडिट कहां मिलेगी फ्रेंड्स? सीधा आपके इलेक्ट्रॉनिक
कैश लेजर में मिलेगी। और कॉम्पोजिशन वाला जो सप्लायर है वो अपना टैक्स कैसे पे करता है? कैश लेजर से, क्योंकि वैसे ही उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई क्रेडिट तो मिलती नहीं है, वो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले नहीं सकता है। तो वो क्या करेगा, जब अपना आउटपुट टैक्स पे करेगा, अपने टर्नओवर का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा, तो ये जो टीडीएस की क्रेडिट है उसको वो टैक्स पे करने के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि टीडीएस की क्रेडिट कहां आती है? सीधा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आती है। आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको मैंने ये बता दिया। रिफंड क्लेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर आपने कैश लेजर में एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट कर दिया है या फिर आपकी टीडीएस क्रेडिट इन एक्सेस है, तो आप क्या कर सकते हो? उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। क्या फाइल करके? GSTR 4 फाइल करके। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। अब है टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस पेड। सो टाइप ऑफ टैक्स, किस तरीके का टैक्स है, कितना अमाउंट पेएबल है, ये किससे आएगा? टेबल नंबर 6 से। ये जो आपने 6 नंबर में जो इंफॉर्मेशन फिल की, इससे पता पड़ेगा कि कितना अमाउंट आपका, ये यहां से ऑटो पॉपुलेट होगा, सीधा कहां पे जाएगा? ये टेबल नंबर 8 में। उससे आपका पता पड़ेगा कितना टैक्स पेएबल है। ठीक है, आपने CMP 08 जो आपने क्वार्टरली फाइल किया, उसमें आपने कितना टैक्स पे कर दिया था। उसके अलावा अगर कोई बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स बचता है, 3-4 करने के बाद कोई टैक्स अमाउंट बचता है, अगर बचता है तो उस पर इंटरेस्ट पेएबल कितना बनेगा? आपने इंटरेस्ट कितना पे किया। रिटर्न लेट फाइल किया है तो लेट फी कितनी बनेगी, और लेट फी आपने कितनी फीस पे कर दी, वो सभी डिटेल्स GSTR 4 में आएगी। तो फ्रेंड्स ये था आपका GSTR 4। फ्रेंड्स GSTR 9 जो है वो GSTR 4 से काफी अलग है। जो 9A है आपका, जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन का एनुअल रिटर्न है, ठीक है, ये 4 से काफी अलग है। जैसे 4 में आपसे मांगा जाता है इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जबकि 9 में सारी डिटेल्स कैसी मांगी गई है? समराइज्ड फॉर्म में, इनवॉइस वाइज नहीं मांगी गई है। तो कुछ डिटेल्स 4 की ऐसी है जो 9 में नहीं है, और कुछ डिटेल्स 9 की ऐसी है, 9A की, जो 4 में नहीं है। तो 9A और 4 दोनों अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर इन रिटर्न्स ऑफ अप्रैल टू सितंबर ऑफ करंट ईयर। ये आपके समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। लेकिन जस्ट आपको 9A इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आप पता कर पाए कि जो 9A है वो कुछ अलग डिटेल्स मांगता है, और जो 4 है वो अलग डिटेल्स मांगता है। ठीक है, तो जो 9A है उसमें ये डिटेल्स मांगी गई है जो कि 4 में नहीं मांगी गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिटेल्स ऑफ क्रेडिट रिवर्स्ड और अवेल्ड। तो कुछ क्रेडिट ऐसी है जो आप जब कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? हमने सेक्शन 18 में पढ़ा था कि जब हम कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में जाते हैं तो हमारे पास जो गुड्स पड़े होते हैं और जिनका इनवॉइसिंग प्रीवियस 12 मंथ्स में हुआ होता है, उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं तो हमको ECL की जो भी क्रेडिट है उसको रिवर्स करना पड़ता है ना। और जो बाकी अगर कोई क्रेडिट बच जाती है तो उसको क्या होना पड़ता है फ्रेंड्स? वो क्रेडिट क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है। हमने पढ़ा था सेक्शन 18 में, तो उसकी भी डिटेल GSTR 9A में डालनी पड़ती है। ठीक है, लेट फी पेएबल, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ठीक है, पेएबल कितनी है, पे कितनी की है, उसकी भी डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कई सारी डिटेल्स हैं जो 9A में मांगी गई है और 4 में नहीं मांगी गई है, इसलिए दोनों अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। फ्रेंड्स 9A के बारे में आपको जो भी बता रहा हूं इट इज आउट ऑफ योर कोर्स। आपको सिर्फ इतना पता पड़ना चाहिए कि 9 और 9A एनुअल रिटर्न है, उनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग कब है ना, वो 1, 3B और 4 से अलग कैसे हैं, है ना। तो ये बेसिक चीजें आपको पता पड़नी चाहिए। बाकी 9A आपके कोर्स में नहीं है। जो GSTR 4 मैंने आपको बताया उसका क्या कंटेंट है, दैट इज इन योर कोर्स, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ we will see the theory portion pertaining to composition supplier. So section 39 read with rule 62 speaks about returns to be filed by composition supplier and persons opting benefit of notification number 2 2019.
So the persons are required to file return in form GSTR 4 are section 10 वाले, मतलब composition supplier and persons opting for benefit of notification number 2 2019. ठीक है, इनको क्या फाइल करना होता है? GSTR 4. कब फाइल करना होता है? एनुअली. क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स. अब ये क्वार्टरली स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स? ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है CMP 08. क्वार्टरली फाइल करना होता है और क्वार्टरली आपको टैक्स पेमेंट करना होता है. Persons required to file GSTR 4 are also required to furnish a statement in the form GST CMP 08 containing the details of payment of self-assessed tax for every quarter by the 18th of the month succeeding such quarter. तो क्वार्टर खत्म होते ही नेक्स्ट मंथ की 18 डेट तक CMP 08 फाइल हो जाना चाहिए और आपका टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए. While a composition supplier and the person under notification number 2 are required to file the return GSTR 4 annually, they are required to pay the tax quarterly. जो रिटर्न कब फाइल करना है? एनुअली, GSTR 4 में. लेकिन टैक्स कैसे पे करना है? क्वार्टरली, बाय स्टेटिंग योर लायबिलिटीज इन GST CMP 08. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? GSTR 4 for a financial year should be furnished by 30th April of succeeding financial year. आपका जो succeeding financial year है उसका 30 अप्रैल तक GSTR 4 फाइल हो जाना चाहिए. मतलब मान लीजिए 18-19, तो 18-19 खत्म होता है 31 मार्च 19 को, तो 30 अप्रैल 2019 तक आपका GSTR 4 फाइल हो जाना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? Inward supplies of a composition supplier paying tax and the person paying tax under notification 2 received from registered persons filing GSTR 1 will be auto populated in GSTR 4A. क्या बोला है? GSTR 1 जब लोग भरते हैं, जिनसे हमने गुड्स खरीदे होगा, वो तो GSTR 1 भरेगा ना, वो नॉर्मल टैक्स पेयर होगा. हम कॉम्पोजिशन वाले हैं, हमको GSTR 1 नहीं भरना है. ठीक है, तो GSTR 1 जब नॉर्मल टैक्स पेयर भरता है तो नॉर्मल टैक्स पेयर को उसकी क्रेडिट किस में दिखती है? GSTR 2A में. उसी तरीके से कॉम्पोजिट टैक्स पेयर को जो उसने गुड्स खरीदे उसकी डिटेल्स कहां दिखेगी? तो GSTR 4A में दिखेगी. नॉर्मल टैक्स पेयर को किस में दिखती है? GSTR 2A में. उसी तरीके से कॉम्पोजिट टैक्स पेयर को किस में दिखेगी डिटेल्स? GSTR 4A में. हालांकि वो उसकी क्रेडिट नहीं ले सकता है. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन. कंटेंट्स ऑफ GSTR 4. जो GSTR 4 का कंटेंट हम लोग ऑलरेडी उसके रिटर्न में देख चुके हैं, तो आप इसको एक बार सेल्फ रीड करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा. Composition taxpayers and the person paying tax under notification number 2 are neither entitled for any ITC nor entitled to pass any ITC to its customers registered or unregistered. ना ही वो कोई क्रेडिट ले सकते हैं, ना ही आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं. Clear? Therefore, composition taxpayers and the persons paying tax under notification number 2 are required to provide consolidated details of outward supplies in GSTR 4. GSTR 4 में जो outward supply की डिटेल है वो कैसे देते हैं हम? consolidated. क्यों? क्योंकि जो हमसे गुड्स खरीद रहा है उनको कोई क्रेडिट मिलने वाली नहीं है. However, the details of interstate and intrastate inward supplies received from registered and unregistered persons are required to be provided invoice wise. जैसा हमने डिस्कस किया कि जो आप इनवर्ड सप्लाईज लेते हो उनकी डिटेल्स कैसे देनी है फ्रेंड्स? आपको इनवॉइस वाइज देनी है. Since composition suppliers and the person paying tax under notification number 2 in GSTR 4 are not eligible to ITC, they discharge their liability only by debiting electronic cash ledger. इनको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इसलिए अपनी लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डिस्चार्ज करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? GSTR 3B and 4 needs to be filed even if there is no business activity. मतलब आपने कोई बिजनेस नहीं किया फिर भी आपको नील रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा. तो नील रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. Now, if a person is shifting from regular to composition scheme or from composition to regular scheme, तो क्या होगा? आप किस में थे? रेगुलर स्कीम में थे, उससे किस में गए? कॉम्पोजिशन स्कीम में. तो क्या होगा? तो
आपके जो स्टेटमेंट और रिटर्न्स थे, मान लीजिए 31 मार्च तक आप रेगुलर स्कीम में थे और 1 अप्रैल से आप चले गए कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो आपके जो रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स थे प्रायर पीरियड के, मतलब जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो उससे प्रीवियस पीरियड के अगर आपके कोई रिटर्न्स बाकी हैं तो वो आपको कब तक फाइल कर देने हैं? तो उसका ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यही ड्यू डेट किसकी थी? इनपुट टैक्स क्रेडिट की। यही ड्यू डेट किसकी थी? रिटर्न को रेक्टिफाई करने की, मतलब जो अमेंडमेंट करने थे, आपने अगर प्रीवियस पीरियड के रिटर्न में कोई गलती की तो उसको करंट पीरियड में अगर अमेंड करना है तो वो भी इस पीरियड में हो जाना चाहिए, है ना। यही टाइम लिमिट किसकी थी? क्रेडिट नोट इशू करने की भी यही टाइम लिमिट थी। ठीक है, और यही टाइम लिमिट किसकी है? आपके प्रीवियस पीरियड के रिटर्न्स अगर फाइल करने बाकी हैं और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए हैं तो प्रीवियस पीरियड के रिटर्न्स इस डेट तक आपको फाइल कर देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अगर आप एग्जिट करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम से, मतलब आप किस में थे? कॉम्पोजिशन में, अब किस में चले गए? रेगुलर में, तो रिटर्न कब तक फाइल करना है? अगर आपका कोई CMP 08 फाइल करना बाकी है तो 18th of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal or cessation falls, मतलब मान लीजिए आपने 31 मार्च तक कॉम्पोजिशन में थे और 1 अप्रैल को आ गए आप रेगुलर में। ठीक है, तो 31 मार्च को एक क्वार्टर खत्म होता है ना, जैन फेब मार्च वाला। तो जैसे ये क्वार्टर खत्म हुआ, इसका नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल, तो 18 अप्रैल तक आपका CMP 08 फाइल हो जाना चाहिए। अगर आपका GSTR 4 बाकी है तो GSTR 4 फॉर द पीरियड प्रायर टू एग्जिट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम अगर बाकी है तो 30th अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सच विड्रॉल और सीजेशन फॉल्स, मतलब जिस ईयर में मान लीजिए 31 मार्च तक आप कॉम्पोजिशन में थे, ठीक है, और 1 अप्रैल को आप किस में आ गए फ्रेंड्स? रेगुलर में आ गए, तो 31 मार्च तक के पीरियड का अगर GSTR 4 आपका बाकी है तो उसको 30 अप्रैल तक आपको फाइल कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट GSTR 5, दैट इज रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्संस, सेक्शन 39, रीड विद रूल 63। तो GSTR 5 क्या है? इट इज द रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कोई एनुअल रिटर्न नहीं भरना होता है और कोई GSTR 1 भी नहीं भरना होता है, ना ही उसको GSTR 3 भी भरना होता है। उसको क्या भरना होता है? GSTR 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो GSTR 5 भरना होता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को। अब ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स आर दो सप्लायर्स who do not have a business in India and have come for a short period to make supplies in India. They would normally import their products into India and make local supplies. क्या बोला है? ये शॉर्ट पीरियड के लिए बिजनेस करने के लिए इंडिया में आते हैं, ठीक है। और हमने एक चीज पढ़ी थी, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना होता है और एडवांस में टैक्स पे करना होता है अपना टोटल टर्नओवर एस्टिमेट करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोग जो होते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये फॉर शॉर्ट पीरियड इंडिया में बिजनेस करने आते हैं। फाइन, सो द कंसेप्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 7। मंथली रिटर्न। फ्रेंड्स, ये जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, they are not required to file separately the statement of outward supplies and applicable return for a normal taxpayer. नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह इनको 1 और 3 भी नहीं फाइल करना होता है। इनको क्या फाइल करना होता है? A simplified monthly return has been prescribed in form GSTR 5 for a non-resident taxable person for every calendar month. NRTP shall incorporate the details of outward and inward supplies in GSTR 5. उनको आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल सबकी सब कहाँ डालनी है? GSTR 5 में डालनी है। The details in GSTR 5 should be furnished within 20 days after the end of calendar month or within 7 days after the last date of validity period of registration, whichever is earlier.
क्या बोला है, जैन का अगर रिटर्न है तो 20th फेब तक फाइल हो जाना चाहिए, फेब का रिटर्न है तो 20th मार्च तक फाइल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अगर मान लीजिए 10 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है तो 17 जनवरी से पहले पहले आपको क्या कर देना है, आपका रिटर्न फाइल कर देना है, GSTR 5 फाइल कर देना है। ठीक है, तो आप शॉर्ट पीरियड के लिए बिजनेस करने आए हैं तो ऑब्वियसली आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो डेट मेंशन की है वो मान लेते हैं 20 जनवरी, तो 27 जैन तक आपको GSTR 5 फाइल कर देना है। क्लियर? और मान लीजिए आपकी जो लास्ट डेट है वो है 18 जनवरी, तो कब तक फाइल करेंगे, 25 जैन तक फाइल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? फाइन, जस्ट 7 डेज ऐड करने हैं इन केस योर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्स। और नॉर्मल केस में अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है तो जैन का कब तक फाइल कर देना है, 20 फेब तक, फेब का कब कर देना है, 20 मार्च तक। क्लियर? NRTP shall pay tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the CGST Act or the provision of the returns under CGST rules till the last date of return filing. NRTP is not required to file annual return. क्या बोला है, टैक्स, इंटरेस्ट, फीस या कोई भी अमाउंट बाकी है तो उसको रिटर्न के लास्ट डे तक पे कर देना है। ठीक है, और उसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू फाइल 3B and 5 आर लिंक्ड विद द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब आपकी जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है वही आपकी टैक्स पेमेंट की भी लास्ट डेट होती है। However, non-resident taxable persons or casual taxable persons are required to make advance deposit of tax of an amount equivalent to estimated tax liability for a period for which registration is sought or extension of registration is sought. तो हमने पढ़ा था कि 90 डेज का रजिस्ट्रेशन मिलता है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो मैक्सिमम बाय मोर 90 डेज, है ना। तो ऐसा बोला है कि इनको एडवांस में टैक्स पे करना होता है फॉर द पीरियड फॉर विच दे हैव ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन। और अगर आप पीरियड एक्सटेंड करते हो तो एक्सटेंड करने से पहले भी आपको एक्सटेंडेड पीरियड का जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपको एडवांस में गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? एनआरटीपी। ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहां से टॉपिक चेंज हो रहा है। ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स डिस्कवर्ड इन द रिटर्न्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 39 कैन बी रेक्टिफाइड इन द रिटर्न टू बी फाइल्ड फॉर द मंथ और द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स आर नोटिस्ड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको पता पड़ता है कि आपके रिटर्न में कोई कुछ गलती है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो जैसे ही आपको पता पड़ता है। लेकिन उसकी क्या है, एक ड्यू डेट है। जैसे 18-19 है तो उसकी क्या होगी ड्यू डेट, 30 सितंबर, जो सितंबर मंथ का रिटर्न है, ठीक है, उसकी ड्यू डेट मतलब 28 अक्टूबर और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तब तक आप क्या कर सकते हो, उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, मतलब अमेंडमेंट टेबल में जाके उसको सुधार सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज नोटिस करनी जरूरी है, एक बार अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते, है ना। इनकम टैक्स में रिटर्न रेक्टिफाई होता है, जीएसटी में रिटर्न रेक्टिफाई नहीं होता है। एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो वो रिवाइज नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट पीरियड का रिटर्न फाइल करते टाइम आप क्या कर सकते हो, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो कि प्रीवियस पीरियड मैंने जो डिटेल डाली थी वो डिटेल गलत थी, तो अमेंडमेंट टेबल में क्या करोगे, जाके आप उसको सुधार दोगे। बाकी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे क्या जीएसटी में रिटर्न रिवाइज होता है, तो जीएसटी में एक बार फाइल किया हुआ रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता है। इनकम टैक्स में होता है तो हाँ, इनकम टैक्स में रिटर्न रिवाइज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? फाइन। एनी टैक्स पेएबल एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड along with the interest। कोई भी टैक्स पे आपने अगर कम किया है तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे। एक्सेप्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेक्शन 39 डज नॉट परमिट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन बाय टैक्स ऑथोरिटीज। क्या बोला है, एक बार अगर कोई स्क्रूटिनी हुई है ना, कोई नोटिस आपको इश्यू हुआ और उसके बाद अगर आपका रिटर्न आप रेक्टिफाई करते हो तो दैट इज नॉट परमिसिबल।
उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, है ना। मतलब पहले अगर आप रेक्टिफाई करते तो आपका रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाती, लेकिन एक बार नोटिस स्क्रूटिनी स्टार्ट हो गई डिपार्टमेंट की तरफ से, टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर कोई स्क्रूटिनी स्टार्ट हो गई तो स्क्रूटिनी स्टार्ट होने के बाद आप किसी भी तरीके का रिवीजन नहीं कर सकते और डज नॉट परमिट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन डिस्कवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटिनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट एक्टिविटीज बाय टैक्स अथॉरिटीज. Hence, SSE may not be able to pass on the ITC to the receiver in respect of tax payments made by him in pursuance of account of aforementioned situations. ठीक है, क्या बोला है, आप कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है, रिटर्न को आप चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट टेबल में जाके भी नहीं कर सकते. कब? when your error or omission is discovered by the tax authorities, और उन्होंने आपको क्या इशू कर दिया है, नोटिस इशू कर दिया है. ठीक है, फिर आपको इसको रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफिकेशन रिटर्न के थ्रू नहीं होगा, उन्होंने जो नोटिस दिया है उसका अलग से एक फॉर्म होगा रिप्लाई करने का, और उस फॉर्म के थ्रू क्या करना रहेगा, आपको टैक्स पेमेंट करना रहेगा. तो रेक्टिफाई तो हुआ लेकिन रिटर्न के थ्रू नहीं हुआ. कैसे हुआ? जो उन्होंने डिमांड ऑर्डर रेज किया उसको आपने एक अलग फॉर्म के थ्रू, किस फॉर्म के थ्रू पेमेंट होता है ये सीए फाइनल में आप सीखेंगे, ठीक है, उस फॉर्म के थ्रू आपने क्या किया, पेमेंट किया, तो आपकी गलती तो रेक्टिफाई हुई, आपने टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी अमाउंट बनता था आपने पे कर दिया, लेकिन उसकी आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकते. जिस रिसीवर ने आपसे गुड्स खरीदे थे उसको आप टैक्स क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? So the maximum time limit within which the rectification of error or omission is permissible is earlier of the following dates. ठीक है, एरर ओमिशन का रेक्टिफिकेशन कब तक हो सकता है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट, ठीक है, कौन सा, सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर एनुअल रिटर्न की डेट, whichever is earlier. A taxpayer needs to electronically sign the submitted returns, otherwise it will be considered not filed. आपने जो रिटर्न फाइल किया उसको साइन करना जरूरी है. अब आप कैसे रिटर्न फाइल करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन जीएसटी पोर्टल, तो सिग्नेचर कैसी होगी, वो भी कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिकली. तो किस किस तरीके से आप सिग्नेचर कर सकते हो, साइन द रिटर्न यूजिंग अ डीएससी, मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट होता है फ्रेंड्स ये, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उससे क्या कर सकते हो, आप अपना रिटर्न साइन कर सकते हो. और कंपनीज एंड एलएलपीज के केस में डिजिटल सिग्नेचर से रिटर्न साइन करना मैंडेटरी है. लेकिन अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो यू कैन ईदर साइन थ्रू डीएससी और यू कैन साइन थ्रू ईवीसी, ठीक है, और ई साइन यूजिंग आधार ओटीपी. ठीक है, तो आपके पास अगर आप प्रोप्राइटर हैं या कोई फर्म है आपकी तो 3 मोड्स, डीएससी, ईवीसी और ई साइन. लेकिन अगर आप कंपनी और एलएलपी हैं तो यू हैव टू साइन योर रिटर्न यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. ये ईवीसी क्या होता है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा. ई साइन क्या है, उसमें भी क्या होता है, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी आपको जो सिस्टम है उसमें फिल करना रहता है. ठीक है, फिल करने के बाद सबमिट क्लिक करने के बाद आपका रिटर्न एक्सेप्ट हो जाता है, फाइल हो जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? सो वी आर डन विद योर चैप्टर. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद योर एक्सरसाइज दैट इज गिवन इन योर मॉड्यूल. Who is required to furnish detail of outward supplies in GSTR 1? तो your answer is none of the above because composition scheme वाले को क्या फाइल करना होता है, GSTR 1, non-resident taxable पर GSTR 4 and CMP 08. NRTP को क्या फाइल करना होता है, GSTR 5. ठीक है. What does N stand for in HSN? So N stand for nomenclature. HSN का फुल फॉर्म होता है Harmonized System of Nomenclature. Which form is furnished for submission of details of outward supplies under section 37? So GSTR 1 under section 37 आप कौन सा रिटर्न फाइल करते हो, GSTR 1. फ्रेंड्स, आपने जो थियरी पढ़ी उसके सामने एमसीक्यू आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे. सो व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ मंथली GSTR 1? On or before 10th of immediately succeeding month. Composition taxpayer is required to file return in form number GST 4. Composition के लिए कौन सा रिटर्न होता है, GST 4, GSTR 4. Which of the following are not required to file annual return? इन तीनों को ही annual return फाइल
नहीं करना होता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज आवर आंसर। लेट फीस कितनी होती है फ्रेंड सीजीएसटी एक्ट के अंदर? तो ₹100 पर डे और 5,000 विच एवर इज लोअर। एंड विच एवर इज लोअर इसका मतलब मैक्सिमम फीस कितनी हो सकती है लेट फीस? ओनली 5,000 रुपीज। क्या पूछा है? मैक्सिमम लेट फीस, तो कितनी होगी? 5,000 रुपीज। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न इज, फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करना होता है? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन आपको फाइनल रिटर्न फाइल कर देना होता है। ठीक है। मिस्टर एक्स इज अ रेगुलर टैक्स पेयर, डिड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल एनी गुड्स और सर्विस टैक्स रिटर्न। उसने कोई सप्लाई नहीं किया और वो रजिस्टर्ड है, तो क्या कोई रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? हाँ, उसको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। इफ अ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड हाउ कैन इट बी रिवाइज्ड? सो अंडर जीएसटी रिटर्न कैन नेवर बी रिवाइज्ड, बट in the further periods in future returns you can rectify the particulars that you have filed in earlier returns। मतलब जैन के रिटर्न में कोई मिस्टेक हुई तो आप उसको फेब में या अप्रैल में या मार्च में आप क्या कर सकते हो? उसको रिवाइज कर सकते हो। कैसे? अमेंडमेंट टेबल में जाके उस मिस्टेक को क्या कर सकते हो? रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन क्या रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं कि जैन का रिटर्न जैन में फाइल किया तो फेब में पता पड़ा कोई मिस्टेक है तो जैन का रिटर्न पूरा वापस चेंज कर दूं? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? सो वी आर डन विद योर चैप्टर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर।